Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to the Prime Skills once again. So, the very first thing that today we are going to start with the fourth session. This is the fourth session of Unit 2. इससे पहले 3 सेशंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने हियरिंग वर्सेस लिसनिंग के बारे में डिस्कशन किया था, एक्टिव लिसनिंग के बारे में डिस्कशन किया था, और पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग के बारे में भी डिस्कशन किया था, एंड देन फाइनली 3 एज ऑफ एक्टिव लिसनिंग के बारे में भी हमने डिस्कशन हम कर चुके हैं. तो अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, मेक श्योर you go back and just watch the videos first of all. And another important part is that if you have not subscribed the channel yet, make sure that you subscribe the channel so that you can keep on getting the notification for all the videos which I am posting over here. The videos which I am posting here are not related to curriculum only. They are related to your vocabulary, your communication, your spoken English, your personality development, your soft skills, your interview preparation, resume building, a lot of concepts which are very, very important for you. So if you are really interested in getting the videos for these specific concepts, and if you really want to become better every single day, make sure that you subscribe the channel so that you can keep on getting the notifications. Okay, so without much ado, let's go and just study about this concept of the art of active listening. Let's go ahead. All right, my dear students, so this is unit number 2, listening and speaking skill, और ये हमारा lecture number 4 है, जिसमें हम the art of active listening के बारे में discussion करेंगे. Once again, this is the syllabus BS 105205. This is a new syllabus, और ये soft skills का पूरा curriculum जो है हम complete करेंगे 31st of January 2023 तक. तो make sure कि आप इस lecture series के साथ बने रहें, and you keep on watching all the videos till the very end point. So once again, BTech first year, AKTU, soft skills, BS 105205, and this is the syllabus of the our unit, our this session. Active listening meaning के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, और आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है हमारा आर्ट ऑफ लिसनिंग. तो इस आर्ट ऑफ लिसनिंग को हम बहुत अच्छे से समझेंगे. मेक श्योर कि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और एंड तक बिल्कुल इसको अच्छे से देखें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आर्ट ऑफ लिसनिंग का मतलब क्या है और किस तरीके से आप एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं. ठीक है, तो आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग शुरुआत करते हैं बच्चों. हाउ टू बिकम एन एक्टिव लिसनर. अब तक हमने ये डिस्कशन किया कि एक्टिव लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या उसका पर्पस है, कैसे उसको हम कर सकते हैं, वो अब आज हम सीखेंगे कि आप एक अगर एक्टिव लिसनर बनना चाहते हैं तो हाउ टू बिकम एन एक्टिव लिसनर. ये टॉपिक या ये जो सेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ना, थ्योरेटिकल नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है. आपके सब्जेक्ट में, आपके करिकुलम में ये सॉफ्ट स्किल्स का जो टॉप सब्जेक्ट डाला गया है, उसका पर्पस ही ये है सो दैट यू कैन इनकलकेट ऑल दीज क्वालिटीज इनटू योर पर्सनालिटी, एंड यू कैन बिकम अ गुड पर्सन, अ गुड प्रोफेशनल, अ गुड पर्सनल, यू कैन से अ गुड पर्सन, रादर आई शुड से अ गुड ह्यूमन बीइंग. एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए ना, वो सॉफ्ट स्किल्स में आपके डिस्कस की जाती हैं. तो मेक श्योर कि आप आज के सेशन को ना केवल समझें, बल्कि इसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें, इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें. तो चलिए शुरुआत करते हैं. देयर आर फॉलोइंग टेक्निक्स टू बिकम एन एक्टिव लिसनर. अगर हम ब्रीफ में देखें तो बी फुल्ली प्रेजेंट, अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. पे अटेंशन टू नॉन वर्बल क्यूज, keep good eye contact, ask open-ended question, reflect on what you hear, be patient and withhold judgment. Now let us understand them one by one. तो पहले बात करते हैं बच्चों बी फुल्ली प्रेजेंट. फुल्ली प्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है? लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक्टिव लिसनिंग रिक्वायर्स बीइंग फुल्ली प्रेजेंट इन द कॉन्वर्सेशन. दिस एनेबल्स यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज बीइंग सेड. फुल्ली प्रेजेंट होने का मतलब, जिसको हम माइंडफुल भी होना बोलते हैं. व्हेन यू आर माइंडफुल और व्हेन यू आर फुल्ली प्रेजेंट, यू फोकस ओनली ऑन द थिंग व्हिच इज बीइंग सेड, rather than being distracted by your mobile phone, by anybody else, or like by any other thing. You are fully present with entire focus and entire attention on the speaker's word and his non-verbal gestures. Okay, so you are looking into his eyes and listening to him very carefully. Number 2, being present involves listening with all your senses, sight, sound, etc., and giving your full attention to the speaker. यानी आंखों से आप देख रहे हैं, कानों से आप सुन रहे हैं, और अगर कोई पेपर है जिसपे आप लिख सकते हैं, आप अपने नोट्स भी बना रहे हैं, तो यू आर यूजिंग ऑल द सेंसेस पॉसिबल, all the possible senses, okay, so that you can actually listen to him very, very, like deeply or attentively. And then to use their active listening technique effectively, put away your cell phone, ignore distractions, avoid daydreaming, and shut down your internal dialogue. आपके मन में जो भी इंटरनल डायलॉग चल रहा है, भाई घर पे खाना भी नहीं बना है, ये लेके जाना है, वो लेके जाना है, बच्चों को स्कूल से लाना है, जो कुछ भी व्हाटएवर चल रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए साइलेंट कीजिए. एंड देन पुट योर सेल फोन ऑन साइलेंट, and then try to just concentrate and focus only on the speaker for some time.
शुरुआत में डिफिकल्ट होता है, बट ग्रेजुअली व्हेन यू स्टार्ट पिकिंग अप थिंग्स, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, स्लाइटली धीरे धीरे आप उसको करना शुरू कीजिए, एंड ग्रेजुअली यू विल बिकम एन एक्टिव लिसनर. फुल्ली प्रेजेंट होने के लिए यू एक्चुअली रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. Another part, place your focus on the conversation partner and let everything else slip away. आपका फोकस पूरी तरीके से कॉन्वर्सेशन पार्टनर के ऊपर ही होना चाहिए, इसके अलावा और किसी चीज में आपका फोकस नहीं होना चाहिए in order to be fully present. Okay. Next, pay attention to non-verbal cues. नॉन-वर्बल क्यूज का मतलब क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज. वर्बल क्यूज या वर्बल कम्युनिकेशन एक डिफरेंट होता है, जहां पे आप वर्ड्स के थ्रू बात करते हैं. नॉन वर्बल क्यूज का मतलब जहां पे वर्ड्स का यूज नहीं होता. इट मींस बॉडी लैंग्वेज, हैंड जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, body posture, a lot of things. As much as 65% of a person's communication is unspoken. According to Mehrabian model, 65% से ज्यादा जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल तरीके से होता है, वो अनस्पोकन होता है. ठीक है, व्यक्ति की स्माइल, व्यक्ति की आंखों के आई कांटेक्ट से, व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाथों के जेस्चर से आप काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं. Paying attention to these non-verbal cues tell you a lot about the person and what they are trying to say. Sometimes the person is speaking something else, बट उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल डिफरेंटली कम्युनिकेट करती है. तो वहां पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, और उसको समझ के उसी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से आप समझ पाते हैं कि जो व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना वो झूठ बोल रहा है. तो मेक श्योर कि आप उसको समझें. If they talk fast, for instance, this could be a sign that they are feeling nervous or anxious. If they talk slowly, they may be tired or trying to carefully choose their words. अगर कोई व्यक्ति बहुत तेजी से बात कर रहा है, बहुत तेज बात कर रहा है, तो वो नर्वसनेस का साइन है. तो अगर कोई सामने वाला व्यक्ति नर्वस फील कर रहा है, तो यू कैन मेक हिम फील कंफर्टेबल बाय गिविंग अ ब्यूटीफुल स्माइल, बाय लुकिंग इनटू हिज आईज, बाय नोडिंग एंड बाय गिविंग सम पॉजिटिव जेस्चर्स. ओके, सो ये आपका कर्तव्य बनता है. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ एक्टिव लिसनर कि वो स्पीकर को कंफर्टेबल महसूस कराए. And then during active listening, your non-verbal behavior are very important. आपके non-verbal behavior as a listener are very, very important. To show the person you are truly tuned in, use open, non-threatening body language. अगर आप सामने वाले व्यक्ति को ये दिखाना चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से इंटरेस्टेड हैं, तो ओपन बॉडी लैंग्वेज. ओपन का मतलब क्लोज नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ क्रॉस नहीं होनी चाहिए, लेग क्रॉस नहीं होनी चाहिए, और स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे. तो दिस इज कॉल्ड द ओपन बॉडी लैंग्वेज. This involved not folding your arms, smiling when listening, leaning in and nodding at the key junctures. जब भी कभी आपको लगे कि सामने वाले व्यक्ति ने कोई ऐसी बात कही है जिससे आप एग्री करते हैं, आप थोड़ा सा नोड कीजिए. राइट, अपनी गर्दन को थोड़ा सा इस तरीके से हिलाने से, इस तरीके से नोड करने से सामने वाले व्यक्ति को ये अंदाजा हो जाता है, ये पता लग जाता है कि आप उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. Next is pay attention to the non-verbal cues. It can also be helpful to pay attention to your facial expressions when active listening, so that you don't convey the type of negative response. कभी-कभी क्या होता है ना कि हम आंखें बचाने की कोशिश करते हैं, आई कांटेक्ट नहीं करते हैं. फेस एक्सप्रेशंस हमारे इस तरीके से होते हैं जैसे कि हमें गुस्सा आ रहा हो, या फिर बहुत टफ फेस एक्सप्रेशंस, कोई स्माइल नहीं आ रही है. इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो स्पीकर को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करा सकते हैं, एंड दे ऑल्सो स्टेब्लिश यू एज अ नॉन एक्टिव, और रादर आई शुड से अ पैसिव लिसनर. सो मेक श्योर कि एक्टिव लिसनर बनने के लिए आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी पूरा ध्यान दें. Number 3, keep good eye contact. Eye contact is very, very important. Whether you are a speaker or a listener, eye contact is amazing technique to establish that rapport, to establish that relationship between the speaker and the listener. When engaged in active listening, making eye contact is especially important. This tells the other person that you are present and listening to what they say. It also shows that you ain't distracted by anything else around you. जब आप सामने वाली व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो ये बात बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन हो जाती है स्पीकर को कि भाई ये व्यक्ति पूरी तरीके से फोकस है मेरे ऊपर. तो वो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील करता है, और उसका आपको समझ में भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि उसके साथ आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है. जब आप स्पीकर की आंखों में देखते हैं ना बच्चों, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि वो व्यक्ति बार बार आपको देखेगा. उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो आपसे जुड़ाव महसूस करता है, वो आपसे एक कनेक्शन महसूस करता है. Don't want to use so much eye contact so that conversation feels weird. To keep this from happening, follow 50-70 rule. अब ऐसा भी नहीं है कि आप सामने वाले व्यक्ति को इतना ज्यादा आंखों में देखें कि वो बेचारा थोड़ा थ्रेटन हो जाए. जब आप एक लॉन्ग आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, तो वहां पे थ्रेटनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है. 50-70 रूल फॉलो कीजिए. 50-70 क्या होता है? मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट फॉर 50% to 70% ऑफ टाइम स्पेंट लिसनिंग. जितनी देर आप सुन रहे हैं 50 से 70% तक आप आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कीजिए. उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर देखिए, अपने नोट्स में देखिए, एंड देन गेट बैक टू द आई कॉन्टेक्ट. 50 to 70% इज कंसिडर्ड टू बी द गुड आई कॉन्टेक्ट.
होल्डिंग द कॉन्टेक्ट फॉर 4 to 5 seconds बिफोर ब्रीफली लुकिंग अवे। 4 से 5 सेकंड देखिए, फिर थोड़ा सा इधर देखिए या कहीं भी देखिए, अपने नोट्स में देखिए, देन 4 से 5 सेकंड फिर दोबारा से देखिएगा। तो आई कॉन्टेक्ट को बीच बीच में ब्रेक करते रहना चाहिए, कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूस होता है तो वो थोड़ा सा थ्रेटनिंग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। नाउ व्हाट आर द ओपन एंडेड क्वेश्चंस गाइस? दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपका नाम राहुल है, आप आंसर दे सकते हैं यस या नो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आपका आंसर यस या नो नहीं हो सकता, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन जिनको यस या नो में आंसर दिया जा सकता है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहलाते हैं, डेड एंड क्वेश्चन कहलाते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होती है उनको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। सामने वाला व्यक्ति डिसाइड कर सकता है कि इसका आंसर कैसे देना है। तो हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए। Asking yes or no question often produce dead end answer. This isn't helpful during active listening. ये dead end answers, dead end question या फिर आपके जो close ended questions होते हैं वो कभी भी helpful नहीं होते active listening में। It also make it difficult to truly listen to the other person because there isn't much you can gain from the short non-descriptive response. अगर आप क्वेश्चन ही ऐसा पूछेंगे जिसका आंसर yes और no में दिया जा सके, तो सामने वाला व्यक्ति आपको yes और no में ही आंसर देगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। Instead, ask open-ended questions to show that you are interested in the conversation and the other person. जब आप open-ended question पूछते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को ये महसूस होता है कि आप उस व्यक्ति को सुनने में इंटरेस्टेड हैं और सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगता है और वो व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करने में भी इंटरेस्टेड हो जाता है। तो एक्टिव लिसनिंग के लिए ओपन-एंडेड क्वेश्चंस पूछिए। एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? कैन यू टेल मी अ बिट मोर अबाउट दैट? यहां पे एलैबोरेट करना पड़ेगा स्पीकर को। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट? What do you think is the best path moving forward? How do you think you could have responded differently? Open-ended questions encourage thoughtful, expensive responses, which is why they are often used by the mental health therapist. Okay, mental health therapist जो होते हैं वो इस तरीके से open-ended question पूछते हैं, जैसे कि वो पूछेंगे अच्छा अपने एक्सपीरियंस के बारे में और बताइए। तो वहां पे क्या होता है ना कि सामने वाला व्यक्ति सब्जेक्टिव तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है एंड यू लिसन टू हिम, राइट? सो अगर आप एक्टिव, जो एक थेरेपिस्ट होता है ना वो हमेशा एक बहुत एक्टिव लिसनर होता है। वहां से आप देख सकते हैं कि एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है। वो बड़े ध्यान से सुनता है आपकी एक एक बात को, आपके हंसने को, आपके देखने को, आपकी बात करने के तरीके को वो स्टडी करता है, राइट? आई डू नॉट वांट यू गाइस टू बिकम मेंटल थेरेपिस्ट, बट द थिंग इज दैट इज द एक्टिव लिसनिंग व्हिच वी नीड टू फॉलो इफ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड लिसनर। ओके, now reflect what you hear. Number 5 is reflect what you hear. After the person has spoken, tell them what you heard. अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और अगर नहीं भी पूछ रहा है, उस सिचुएशन में आप उसको बताइए कि जो आपने बोला इससे ये अर्थ निकलता है, या फिर whatever you have already said, does this mean this? If the person agrees with you, or if you have really got the message clearly, then he will clarify it. Yes, whatever you are saying is absolutely correct. So in this way, when you are having the conversation with that partner, with that speaking partner or the person who is speaking, you will establish a rapport, you will become an active listener. Another part, this active listening technique ensures that you have captured their thoughts, ideas and the emotions accurately. यहाँ पे आप verify कर सकते हैं कि जो आपने समझा है क्या वो वही समझा है जो वो कहना चाह रहे हैं। It also helps the other person to feel validated and understood while keeping any potential miscommunication to a minimum. जनरली हम लोगों की आदत होती है कि सामने वाले व्यक्ति ने कुछ बोला और उसके बाद हम निकल जाते हैं वहां से कि हाँ ठीक है हमारी समझ में आ गया, हम कर लेंगे। ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ये चीजें बड़ी डेट्रीमेंटल होती हैं गाइस, ये चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं। रीजन बीइंग, आपके सुपरवाइजर ने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपने उसको आधा अधूरा सुना, उसके बाद आपने वो काम कर दिया, काम करने के बाद पता लग रहा है कि वो तो गलत हो गया है। तो यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग की गड़बड़ है, एक्टिव लिसनिंग नहीं है। अगर एक्टिव लिसनिंग होती तो जैसे ही आपके सुपरवाइजर ने आपको कोई काम दिया आप उसको री-वेरीफाई करें। सर, डू यू वांट मी टू साइन 49 पेपर्स और 48 पेपर्स? वो कहेगा कि नहीं, आपको 48 पेपर्स साइन करने हैं। अब आप ये कहेंगे डू यू वांट मी टू साइन ऑन द टॉप और ऑन द बॉटम? इट मींस यू नीड टू आस्क अ लॉट मेनी क्वेश्चन पूछने से कभी डरो मत बच्चों, क्वेश्चन हमेशा पूछने चाहिए जिससे कि आप चीजों को क्लैरिफाई कर पाए, ठीक है? एंड देन वन वे टू रिफ्लेक्ट व्हाट यू हैव हर्ड इज टू पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब होता है कि दूसरे की कही गई बातों को अपने शब्दों में कहना, दैट इज कॉल्ड द पैराफ्रेजिंग। तो आप उसकी बात को अपने शब्दों में रिपीट करने की कोशिश करो जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को यह अंदाजा हो जाए और समझ में आ जाए कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है? For example, you might say, in other words, what you are saying is that you are frustrated. अगर किसी व्यक्ति ने बोला कि I am angry, so
अब एंग्री या फिर आप कोई ऐसी वोकेबलरी यूज की जिसका मतलब आपको नहीं पता है, बट उसका मतलब आपको लग रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड होना है, देन यू कैन आस्क हिम, सो व्हाट आई मीन टू अंडरस्टैंड और व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम योर कॉन्वर्सेशन इज दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड, राइट? इज दैट राइट और एम आई राइट? अब वो व्यक्ति बोलता है कि यस यू आर राइट, देन इट इज वैलिडेटेड एंड नाउ यू गॉट द आइडिया। बट अगर वो बोलता है कि नो नो नो, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, देन ही विल क्लैरिफाई एंड यू विल गेट द क्लियर मैसेज। गेटिंग माय पॉइंट? Okay, so this is how you can go ahead. Let's move further. Yeah, summarize what you have heard. इसके अलावा और क्या स्टेप हो सकता है रिफ्लेक्टिंग में? समराइज व्हाट यू हैव हर्ड, जो भी आपको समझ में आया आप उसको समराइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? एंड गिव द पर्सन द अपॉर्चुनिटी टू से वेदर यू हैव कैप्चर्ड द मीनिंग और इंटेंट। सामने वाले व्यक्ति को ये मौका दीजिए कि वो बता सके आपको कि हाँ आपने सही तरीके से समराइज किया है या नहीं किया है। इफ यू वुड लाइक टू बेटर अंडरस्टैंड समथिंग द पर्सन हैज सेड आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। अगर आपको कोई बात सही तरीके से समझ में नहीं आई है, मेक श्योर कि आप उसको क्लैरिफाई करें, क्लैरिफिकेशन मांग के, बट डोंट फोकस सो मच ऑन इनसिग्निफिकेंट डिटेल दैट यू मिस द बिग पिक्चर। कभी भी इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्पिरिचुअल लीडर है और आप स्पिरिचुअल सेशन ले रहे हैं, उस सेशन में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आर इनसिग्निफिकेंट। Don't try to just focus on the grammatical mistakes of the person who is, committing those grammatical mistakes, because grammatical mistakes has the least significance over there. You have only to do with the content, or rather I should say the depth of the message, the spirit of the message. Please try to understand that only. Insignificant details जो होती हैं वो आपको confuse करते हैं। Number 6 is be patient. Be patient means patience is an important active listening technique because it allows the other person to speak without interruption. जब आप patient होते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति को कभी भी interrupt नहीं करते। कुछ बच्चों की आदत होती है, कुछ लोगों की आदत होती है, सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है उसको बीच बीच में interrupt करके question पूछने की। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बट क्वेश्चन पूछने के लिए पहले उसकी बात को पूरा समझिए, उसको सुनने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट लाइन में छिपा हो। जब तक वो व्यक्ति आपसे कहे ना कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डू नॉट इंटरप्ट दैट पर्सन, बी पेशेंट अबाउट इट। Number 2, it also gives them a time to say what they are thinking without having you try to finish their sentences for them. उनके sentences उनको खत्म करने दीजिए, अपने words उनके मुंह में ठूसने की कोशिश मत कीजिएगा। Don't push your words in their mouth. ओके, सो इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझा पाए उस चीज को, तो प्लीज कोशिश कीजिए कि आप उसको पूरे अच्छे तरीके से समझें। Being patient involves not trying to fill periods of silence with your own thoughts or stories. जब दो सेंटेंसेस के बीच में या व्यक्ति कोई सांस ले रहा है या ऑर्गेनिक ब्रीदिंग कर रहा है, उस सिचुएशन में you should not try to put your words, उसको अपॉर्चुनिटी मत मान के चलिए। ऐसा मत मान के चलिए कि अब वो थोड़ी देर चुप हो गया है तो अब मुझे बोलना है। Give him a chance to ask you that you should ask a question. उसको पूरा मौका दीजिए कि वो खुद कहे कि भाई आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। बी पेशेंट। इट ऑल्सो रिक्वायर्स लिसनिंग टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिस्पॉन्ड। यहाँ पे मेन फोकस, एक्टिव लिसनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फोकस क्या होता है? आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं सुनना है, आपको रिबटल करने के लिए नहीं सुनना है, आपको कॉम्पीट करने के लिए नहीं सुनना है, आपको सामने वाले व्यक्ति को समझने के लिए सुनना है। That is don't prepare to reply while the other person is still speaking. जब सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है तो उसके बोलते बोलते ये मत सोचने की कोशिश कीजिए कि अब मैं इसको एंड में रिप्लाई क्या करूंगा या रिस्पॉन्ड क्या करूंगा। उस मोमेंट पे केवल बी माइंडफुल, बी थॉटफुल एंड जस्ट थिंक अबाउट व्हाट ही इज सेइंग। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, नाउ one more point, don't change the subject too abruptly as this conveys boredom and impatience. जब आप सामने वाले व्यक्ति से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एक साथ डिफरेंट डोमेन के या डिफरेंट सब्जेक्ट के एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन मत पूछिए। उससे क्या होता है कि आप ऐसा लगता है कि आप सामने वाले व्यक्ति का टेस्ट ले रहे हैं, और जनरली कुछ लोगों की इंटेंशन भी ऐसी ही होती है। तो ऐसी इंटेंशन कभी भी एक एक्टिव लिसनर की नहीं हो सकती। प्लीज, इफ यू रियली वांट टू बिकम एक्टिव लिसनर, try to ask only those questions which are relevant to the topic, and that too not much questions, actually not many questions. Number 7, withhold judgment. अपने जजमेंट को हमेशा रोक के रखिए, राइट? उसके अपने जजमेंट को आड़े मत आने दीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग में। Remaining neutral and non-judgmental in your responses enables the other person to feel comfortable with sharing their thought. पहली बात, जब आप अपना बातें कर रहे हैं, जब आप कोई भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जब आप कोई भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस सिचुएशन में न्यूट्रल रहना और नॉन जजमेंटल रहना बहुत जरूरी है सामने वाले व्यक्ति को समझने के लिए। इट मेक्स द कॉन्वर्सेशन अ सेफ जोन। कॉन्वर्सेशन हमेशा सेफर जोन में होना चाहिए, थ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए, वेयर दे कैन ट्रस्ट दैट दे वोंट बी शेम्ड, क्रिटिसाइज्ड, ब्लेम्ड और अदरवाइज नेगेटिवली रिसीव्ड।
अगर आप पहले से ही ये बात करेंगे कि भाई आप किसी स्पेसिफिक पक्ष की तरफ हैं या आप बायस्ड हैं, तो सामने वाला व्यक्ति कभी भी अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर उसको समझने की बात तो भूल ही जाइए, क्योंकि जब वो अपने आप को एक्सप्रेसिव सही तरीके से नहीं कर पाएगा, उसके मन में हमेशा डर लगा रहेगा कि कहीं सामने वाला व्यक्ति बुरा ना मान जाए या वो किसी चीज को नेगेटिवली ना ले ले। एक सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड कराना स्पीकर को बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पीकर जब तक सेफ एनवायरमेंट में फील नहीं करेगा, वो अच्छे तरीके से नहीं बोल पाएगा, और अगर वो नहीं बोल पाएगा तो आप उसको सुन कैसे पाएंगे, समझ कैसे पाएंगे। ठीक है, वेज टू बी लेस जजमेंटल, आप किस तरीके से लेस जजमेंट शो कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सप्रेसिंग एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब सामने वाले व्यक्ति के साथ इमोशनल बॉन्ड बनाइए, इमोशनली उसको सिक्योर फील कराइए कि डोंट वरी, व्हाटएवर यू आर सेइंग वी आर एब्सोल्युटली ओके विद दैट, ओके, for the person of their situation. Number 2, learning more about different people and culture. सामने वाला व्यक्ति हो सकता है दूसरी कल्चर का हो, दूसरे देश से बिलोंग करता हो, कुछ जेस्चर्स वहां पे ऐसे हो सकते हैं जो आपकी कल्चर में नहीं होते हैं। Then you should be aware about that culture so that you don't get the person to the granted, or you don't get the person for granted, or you actually do not misunderstand his gestures. Practicing acceptance of others. कभी कभी सामने वाला व्यक्ति कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, बट you should be tolerant about that specific statement or that specific event. अगर आप वहीं पे intolerance शो करने की कोशिश करेंगे, then you can never become an active listener. Okay, so this is all, my dear students. I hope that you understood that what exactly is the art of effective listening. If you really want to become an effective listener, ये सारे steps जो 7 steps आपसे discuss किए हैं, make sure कि you inculcate them into your personality. Now, one more point: if you have not subscribed the channel, please do subscribe the channel right away, and please hit the bell icon so that you can keep on getting the notifications of all the videos which I am posting every single day. Thank you so much for reaching this point, reaching to the end of the video if you have watched till now. And please comment, subscribe and share with all your colleagues and all your friends so that they can also be benefited. Thank you so much once again. See you in the next time, in the next session. Have a good day ahead.